नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम राजनीति। जी हां, इस देश की राजनीति का तो क्या कहना। आज पूरे देश में एक शोर मचा पड़ा है वोटों की चोरी का। बिल्कुल घबराइए मत, ये कोई नई बात नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, जब से चुनाव की परंपरा शुरू हुई है, तब से वोटों की चोरी का सिलसिला चला आ रहा है। जिसकी लाठी उसका भैंस। जी हां, ये बात हर किसी पे लागू होती है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या लालू की पार्टी, क्या नीतीश की पार्टी, क्या ममता बनर्जी, क्या साउथ की पार्टीज, क्या पंजाब की पार्टीज, जिसका जहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस। पिछले कई चुनाव में हमने देखा, ममता बनर्जी के राज में बंगाल के अंदर जब चुनाव हुए तो बैलेट की पेटियां और ईवीएम मशीन तालाब में तैरती मिली हैं। पिछले कई बार हमने देखा, कई विधानसभा चुनाव में देखा, जब वो पर्चे से बैलेट से जब वोटिंग होती थी तो लालू की पार्टी के लोग ही आराम से बैठकर उसमें पानी डाल दिया करते थे। अगर उसमें वोट उनकी मर्जी के नहीं है तो उस बैलेट को ही चुरा लेते थे, तोड़ के फेंक देते थे, दूसरा डब्बा वहां रख देते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब हमारे देश के राजकुमार कहे जाने वाले राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी पिछले कई महीनों से अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा में है। राजनीति पे मैं आज उन्हीं सब चीजों पर बात करूंगा। कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में सरकार को घेरने के वक्त में मुंह की खानी पड़ी। आज अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो टूट पड़े हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो कि हम सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति के अधीन आने वाली एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा सरकारी तंत्र है जिसपे सिर्फ राष्ट्रपति का आदेश चलता है। ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना किसी का कोई आदेश। वो स्वतंत्र संस्था है और वो रिपोर्ट करती है सीधा राष्ट्रपति को। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि बीजेपी को जिताने के लिए हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक में, महाराष्ट्र तक में इलेक्शन चोरी में बीजेपी का सपोर्ट करती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी पार्टी का एक तंत्र बन के रह गया है। ये आरोप मेरा नहीं है, ये माननीय राहुल गांधी जी का है। क्योंकि कल उन्होंने 1.5 घंटे तक एक प्रेजेंटेशन दिखाया लोगों को और उसमें यह साबित करने का प्रयास किया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन चोरी करवा रहा है। लाखों लाख के वोट उनके हिसाब से महाराष्ट्र में फर्जी हैं, उनके हिसाब से कर्नाटक में बहुत से वोट फर्जी हैं, उनके हिसाब से एक वोटर 3-3 बार वोट कर रहा है। मेरा सवाल ये उठता है राहुल जी कि जिस संसदीय क्षेत्र से आप जीतते हैं वहां पे इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जिस प्रदेश में आपकी सरकार है वहां पे वोट की कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन वहां बदल गया? क्या इलेक्शन कमीशन वहां पे चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं राहुल जी। आपके पास मुद्दों की कमी हो रही है। देश इस समय एक टैरिफ जैसी बीमारी से जूझ रहा है। देश इस समय विश्व स्तर पर टैरिफ जैसी बीमारी से लड़ने का प्रयास कर रहा है। देश इस समय अपनी अन्य समस्याओं से लड़कर बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है और आप है कि इलेक्शन कमीशन को ही चोर बता रहे। आपको क्या लगता है कि आपके चोर बताने से इलेक्शन कमीशन इस देश से खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आपको 2-2 मेल की, इलेक्शन कमीशन ने आपको पत्र लिखा, आप ना पत्र का जवाब देने पहुंचे और ना ही आपने मेल का रिप्लाई दिया। अब जब इलेक्शन कमीशन ने आपको बोला कि आप एफिडेविट जमा कीजिए कि आपने जो आरोप लगाया है वो सत्य है, तो आपकी बहन कहती है कि इलेक्शन कमीशन सरकार का माउथ पीस बन के रह गया है। पहले इलेक्शन कमीशन जवाब दिया करता था, बट अब इलेक्शन कमीशन धमकाता और आरोप लगाता है। यही बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आया। तो मैं सीधा सीधा सवाल मेरा आप सबसे है, हर उस राजनेता से है जो चुनाव लड़ता है। ये कहां का उसूल है कि आप जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल दूध का धुला है, और अगर आप कहीं हार जाएं, सत्ता में आप कहीं कमजोर पड़ जाएं तो इलेक्शन कमीशन चोर है। हालांकि हास्यास्पद स्थिति है और इस हास्यास्पद स्थिति पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर याद दिलाऊंगा कि इस लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विज्ञान भवन के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से हंस के एक बात कही भी थी कि भाइयों माफ करना, बेचारी ईवीएम का दोष है। बेचारी ईवीएम पे ठीकरा फूटता है, फिर भी बेचारी ईवीएम क्या करे, दबी कुचली है, सबको सहती है। जी हाँ, इस तरह का बयान इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने
चुनाव शुरुआत से पहले ही दिया था। और अब तो माननीय राहुल गांधी जी जोर शोर से लग चुके हैं इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाने में। आज भी उन्होंने बेंगलोर में एक जनसभा के दौरान इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और ये आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन सीधा सीधा किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। कुल मिला के ये है कि इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाने से पहले राहुल जी आपकी पार्टी ने कब कहां क्या किया है वो भी थोड़ा देख लीजिए। कहने को आप कह सकते हैं कि सारी गोदी मीडिया है, मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन नहीं, मोदी जहां गलत है हम वहां उसकी भी तारीफ नहीं करते, जहां आप गलत है हम आपकी भी तारीफ नहीं करते। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा जांच का तंत्र है, अदालतें हैं, सब चीज है, लेकिन सीधा सीधा आप एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पे, उसकी एक सबसे बड़ी मैकेनिज्म पे, जो सबसे बड़ा वोट होता है, इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे पहला इलेक्शन कमीशन ऐसा है जहां पर इतने सारे राज्यों में एक साथ वोट होता है, इतने सारे वोटर एक साथ वोट देते हैं। ऐसे में गड़बड़ी होने से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उस गड़बड़ी के हिस्सेदार आप भी हैं, आपकी पार्टी भी है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाकी लोगों तक अगर देखा जाए तो कोई अछूता नहीं है जिसको जहां मौका मिला वहां उसने चीजों को करने से बाज नहीं आया। जिसको जहां मौका मिला सत्ता पाने के लिए सबने वोटों की चोरी की है। तो किसका किसका हिसाब आप देंगे और किसका किसका हिसाब आप निकालेंगे राहुल जी? तो कुल मिलाकर ये है कि दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले खुद का गिरेबान झांकना शुरू कीजिए। कुछ लोगों ने आप पे राजा करके आरोप लगाया तो आपने बयान जारी किया कि मुझे राजा हूं भी नहीं और राजा बनने का शौक भी नहीं है, लेकिन लगता तो यही है कि रजवाड़े की जो आस है वो अभी खत्म नहीं हुई। खानदानी परंपरा है आप लोगों की, गांधी खानदान सत्ता से बाहर रहकर बौखलाता है और आप भी बौखला रहे हैं। कभी आपकी दादी बौखलाई थी, कुछ समय के बाद आपके पिताजी बौखलाए थे और अब आप। राहुल जी, मुद्दों की कमी नहीं है देश में, मुद्दे बहुत हैं। सदन होता है मुद्दों के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं। सदन में वॉकआउट करना, सदन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाने के बावजूद भी सदन में चर्चा न करना, ये पिछले कई सालों से कांग्रेस ने अपनी परंपरा बना ली है। एक वक्त था जब हम लोग सदन कवरेज किया करते थे तो सदन में संसद का जो नेता होता था, सदन का जो नेता होता था, चाहे वो पक्ष का चाहे प्रतिपक्ष का, उनकी बात चलती थी, वाद विवाद होता था, चर्चाएं होती थी, लोग बोलते थे तो सुनने का दिल करता था। आज सदन सुबह 11 बजे शुरू होता है, 11:15 बंद हो जाता है, 12 बजे शुरू होता है, 12:15 बंद हो जाता है, 3 बजे फिर शुरू होता है, 3:15 फिर बंद हो जाता है। ऐसे में क्या देश का भला होगा? देश के इतने बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, सदन में डटिए। कोई सदन से उठा के बाहर फेंकने की परंपरा नहीं है आपको। अगर आप सदन में बैठेंगे, अड़के बैठेंगे, डट के बैठेंगे तो सरकार को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन नहीं, मुझे लगता नहीं कि सदन में बैठकर बात करने से अच्छा है सड़क पर चलकर खुली हवा में हल्ला काटना। तो ये परंपरा गलत डाल रहे हैं आप। फिर आता हूं उसी मुद्दे पर, इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा करने से पहले खुद की पार्टी के अंदर झांक लीजिए राहुल जी। फिलहाल राजनीति में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटूंगा, किसी और विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। वेलकम बैक। राजनीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं अशोक मिश्रा और अब हम चर्चा करेंगे, जैसा कि अभी राजनीति में मैं आपको बता रहा था, राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में अब मैं बात करूंगा। विश्व की उस राजनीति की, उस स्तर की राजनीति की कि ट्रंप के टैरिफ का वॉर है या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी। जी हाँ, ट्रंप अपनी हरकतों से बाज तो आते नहीं, इतिहास है ये, पूरा विश्व जानता है कि वो कभी भी कुछ भी करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप साहब, ये टैरिफ वॉर है या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी? आपको क्या लगता है? आप टैरिफ बढ़ाते जाएंगे, भारत झुकेगा? भारत भारत है, भारत किसी के आगे झुकना नहीं जानता।
बांग्लादेश की जब लड़ाई थी, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश जब बनने जा रहा था, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए अपने नेवी शिप भेजे थे। आपके नेवी शिप पहुंचने में 13 दिन लगा था और 12.5 दिन में हमारी सेना ने बांग्लादेश नया बना दिया था। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपके यहां बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर आपके राष्ट्रपति को चैलेंज करके आई थी। आपके राष्ट्रपति ने कहा था कि 13 दिन में मेरी नौसेना पाकिस्तान के सपोर्ट में पहुंच जाएगी, फिर मैं देखता हूं क्या करोगे। और हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश की प्रधानमंत्री ने एक ही शब्द कहा था कि 13 दिन बहुत है मेरे लिए, एंड वेलकम टू इंडिया। वास्तव में वेलकम किया गया। 12.5 दिन, 13वां दिन तो पूरा भी नहीं हुआ, 12.5 दिन में बांग्लादेश बना दिया गया था। और आर्मी की, जो अमेरिका की नौसेना थी, जो अमेरिका व्हाइट हाउस से निकली थी और पाकिस्तान पहुंचने वाली थी, उसने व्हाइट हाउस को एक इंफॉर्मेशन दिया कि सर अभी 12.5 दिन है, अभी आधा दिन बाकी है, हमें आधा दिन अभी और लगेगा पहुंचने में, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि भारत जीत गया और पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। तो जवाब तो हमने तब भी दिया आपको, जब भारत थोड़ा सा कमजोर था। आज का भारत वो भारत नहीं है ट्रम्प साहब, आज का भारत भारत हो चुका है। आप टैरिफ रेट बढ़ाते रहिए और भारत कदम आगे बढ़ाता रहेगा। शायद आप भूल गए कि आपके यहां जेनरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। शायद आप भूल गए कि आपके यहां जेनरिक मेडिसिन का सप्लायर सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो वो है भारत। फार्मास्यूटिकल्स पे आपने जो 250% का टैरिफ लगाने की बात की है, फार्मास्यूटिकल्स पे आपने जो टैरिफ का रेट बढ़ाना शुरू किया है, उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्हाइट हाउस में आप दवाइयां खरीदने तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपके देश की जनता जरूर जाती है दवाइयां खरीदने, और दवाइयां महंगी होंगी। महंगी होगी तो आपके देश की जनता ही त्राही त्राही करेगी। भारत का क्या है, सप्लाई कम कर देगा, वो सप्लाई कहीं और डाइवर्ट करके किसी और देश में कर देगा। नहीं होगा तो खुद के देश में सप्लाई करना शुरू कर देगा। कुछ पल के लिए नुकसान जरूर है, लेकिन भारत का कोई नुकसान नहीं। भारत ने अगर जेनरिक मेडिसिन आपके यहाँ भेजनी बंद कर दी तो आपके यहाँ लोग बुखार से मर जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं आप कि अगर आप किसी देश को कुछ सप्लाई देते हैं तो दूसरा देश भी आपको कुछ सप्लाई देता है। आप अगर 250% का टैरिफ लगा सकते हैं तो दूसरा देश आपको अपने देश में भी 250% के टैरिफ से ही वॉर करेगा। फिर क्या करेंगे? फिर अपनी मिसाइलें और तोप लेके खड़े होंगे। पूरे विश्व को आप तीसरे विश्व युद्ध की राह पर डाल रहे हैं। टैरिफ वॉर आपके सिर्फ झुंझलाहट का नतीजा है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय भारत को अपना मित्र बताता है। ये कैसी दोहरी राजनीति चल रही है अमेरिका में? बहुत से सवाल हैं। टैरिफ की लड़ाई किस बात की? आप कह रहे हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे क्योंकि रूस उन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन से वॉर में कर रहा है। तो आपके अमेरिका से जो सप्लाई रूस को जाती है वो क्यों नहीं बंद करते आप? आपके रूस से जो सप्लाई अमेरिका में आती है उन पे रोक क्यों नहीं लगाते आप? पैसा तो आपका भी रूस को जाता है, पर उन पे आप रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि उन पे आप रोक लगाएंगे तो आपके यहां भुखमरी फैल जाएगी। दूसरों को आप रोकने की बात कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे NSA अजीत डोभाल जी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और मिलकर एक ऐसा संदेश दिया गया, मिलकर आज एक ऐसा संदेश पूरे विश्व को दिया गया जिसकी उम्मीद थी। और मुझे लगता है कि आज कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को नींद भी ना आए। इतना टैरिफ लगने के बावजूद भी इंडिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस के राष्ट्रपति से मिलकर कितनी बड़ी बात कर दे। तो इससे तो आपको समझ जाना चाहिए कि भारत झुकने वाला नहीं। अमेरिका को भारत ठेंगा दिखाना जानता है। और आप सबको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जल्द ही चीन के दौरे पे जा रहे हैं। चीन के दौरे पे जाने के पीछे का उनका मकसद क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जरूर उसके पीछे कुछ बड़ी राजनीति है।
और बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे आ रहे हैं, जिसके निमंत्रण के लिए हमारे अजीत डोभाल जी उनके यहां गए थे और इसी माह में आ रहे हैं। ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब रूस की वजह से भारत पर इतना सारा टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। हालांकि विश्व स्तर पर इसका विरोध हो रहा है, नाटो की तरफ से भी ट्रंप के टैरिफ को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं, रिएक्शंस आए हैं, जवाब आए हैं, लेकिन उनका असर शायद ट्रंप साहब पे नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया अगर चाह लेगी तो एक अमेरिका पूरी दुनिया को नहीं हिला सकता। पूरी दुनिया अगर ठान लेगी तो ट्रंप साहब आपका टैरिफ बम जो है फुसड्डी निकल जाएगा। और आपने पंगा गलत देश से ले लिया है, लेकिन भारत वो भारत नहीं रहा जो अमेरिका की गोद में जाके बैठता था। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो झुकना जानता है। भारत अब आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और क्या पता 2 साल में और भारत अमेरिका को पीछे करके तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए। तो ऐसे हालात में ट्रंप साहब आपका टैरिफ बम तो फिसड्डी निकलता नजर आ रहा है। और मुझे उम्मीद है मेरे देश की सरकार और मेरे देश की सेना और मेरे देश के उन नौजवानों से जिन्होंने हमेशा देश का सर ऊंचा रखा है, तो ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत का सर तो शायद नहीं झुकेगा, चाहे ट्रंप साहब कुछ भी कर लो। फिलहाल राजनीति में आज इतना ही। कल फिर लौटूंगा एक नए विषय के साथ और चर्चा करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. मुक्ति दे दी गई है। आपको अपना काम करना पड़ेगा।